वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रीजनिंग क्लास में। और आज हम रीजनिंग के 20 ज़बरदस्त क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें आए हुए हैं। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है द जोरावर क्लासेस के नाम से, ऐसे ही आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी, जिसपे आप लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप गिवन बिलो। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ईटानगर, रायपुर, पटना, देहरादून, गांधीनगर। ये क्या है? ये सारी कैपिटल्स लिखी हुई है, जो इंडिया में स्टेट्स है उनकी कैपिटल लिखी हुई है। तो चार ऑप्शंस में देखते हैं। गैंगटॉक कैपिटल है, जी बिल्कुल है। अहमदाबाद नहीं है, पुणे नहीं है, और कानपुर भी कैपिटल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1। और आपको ये भी बता दें कि जो गैंगटॉक है वो कैपिटल है सिक्किम की, जो हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू टर्म 3 इन द सेम वे एज टर्म 2 इज रिलेटेड टू टर्म 1। जो एंग्री है फ्यूरियस से जैसे रिलेटेड है, ऐसे ही वाउंडेड किससे रिलेटेड है? देखो, एंग्रियस, एंग्री, फ्यूरियस और वाउंडेड, क्रोधित, उग्र। घायल किससे होगा? जुल्ट, झुका हुआ नहीं, प्रसन्न नहीं, चोट हाँ हो सकता है, मृतक नहीं। तो इसका आंसर होगा घायल। वाउंडेड का मतलब जो रिलेटेड होगा वो क्या होगा? चोट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्पा वेंट फ्रॉम हर रूम टू द डाइनिंग हॉल। पुष्पा अपने कमरे से डाइनिंग हॉल में जाती है। फर्स्ट शी वेंट 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। सबसे पहले उत्तर की ओर 20 मीटर गई। देन शी वेंट 40 मीटर टर्निंग टुवर्ड्स द राइट। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चली। फ्रॉम देयर शी टर्न राइट अगेन एंड वेंट 20 मीटर टू रीच द डाइनिंग हॉल। वहां से वह फिर से दाईं ओर मुड़ी और भोजन कक्ष तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चली। टू विच डायरेक्शन इज द डाइनिंग हॉल लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू पुष्पाज रूम। पुष्पा के कमरे के संदर्भ में भोजन कक्ष किस दिशा में स्थित है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले बोलता है पुष्पा अपने कमरे से डाइनिंग हॉल में जाती है। मान लिया उसका पुष्पा का जो रूम है वो ये है, और सबसे पहले वो उत्तर की ओर जाती है 20 मीटर। यहाँ से वो उत्तर, नॉर्थ डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन क्या होती है? ये नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ में जाती है, कितना? 20 मीटर जाती है। उसके बाद वो राइट टर्न करती है, दाएं मुड़ती है, और कितना चलती है? 40 मीटर चलती है। राइट टर्न कहाँ होगा? यहाँ से ये यहाँ राइट टर्न होगा। तो ये यहाँ तक 40 मीटर जाके यहाँ रुकती है। उसके बाद वहां से वो फिर दाएं मुड़ती है। अगर ये यहाँ से जा रही तो यहाँ का राइट क्या होगा? इस तरफ होगा। और भोजन कक्ष तक पहुंचने के लिए वो 20 मीटर चलती है। 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 20 मीटर हो जाएगी। और ये कहाँ पहुंचगी? भोजन कक्ष तक। ये क्या है? इसका भोजन कक्ष। ठीक है, अब ये बोलता है कि पुष्पा के कमरे के संदर्भ में जो पुष्पा का रूम है, पुष्पा का वो रूम क्या है? यहाँ था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये किस दिशा में स्थित है? जो भोजन कक्ष है, तो ये किस दिशा में है? ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन वेन डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट्स वुमेन and circle represents postgraduate. How many postgraduates female doctors are there in all? दिए गए वैन आरेख में त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त स्नातकोत्तर का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर कितने स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर हैं? ठीक है जी, तो जो त्रिभुज है वो किसका? वो डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, महिलाएं का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आयत करती है। जो ये आयत है वो क्या करता है? फीमेल का, वुमेन का। और क्या बचा? सर्कल। और सर्कल किसका करता है? जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनका करता है। तो इसमें पूछा है कितने पोस्ट ग्रेजुएट महिला डॉक्टर हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्या है? ये सर्कल है। ठीक है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं, यानी कि महिला इसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है पोस्ट ग्रेजुएट में, और वो क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर के अंदर आता है। तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15, जो कि ऑप्शन पहला ही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सीरीज
इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ 10 का है। गिनती आ रही है 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 का है। तो यहाँ पे किसका होगा 14, 14 का डिफरेंस होगा। तो इनको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 59, जो कि ऑप्शन 4 में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। जेम्मा सेज टू देम्मा, योर मदर्स फादर्स सन्स ओनली सिस्टर इज माई फादर्स वाइफ, हाउ इज जेम्मा रिलेटेड टू देम्मा। जेम्मा देम्मा से कहती है, देखो जेम्मा है वो देम्मा से बोलती है तुम्हारी माता के पिता के पुत्र की इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है। तो जेम्मा देम्मा से किस प्रकार संबंधित है। 4 ऑप्शन है, चाची, बहन, चचेरा भाई और भांजी। चचेरा भाई तो हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों का रिलेशन पूछा और दोनों क्या है, ये लेडीज है। तो सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ जेम्मा बोलती है किसको, देम्मा को, यानी कि तुम्हारी माता के पिता। किसके माता के पिता, देम्मा की माता के पिता। जो देम्मा है उसकी माता, और माता के पिता कौन हो जाता है, नाना, यानी कि देम्मा के नाना। नाना के पुत्र, जो नाना का पुत्र कौन होगा, मामा होगा। और मामा की इकलौती बहन कौन होती है, मामा की इकलौती बहन कौन होगी, माता होगी या मौसी होगी। ठीक है, जो नहीं होगी क्योंकि इकलौती है, इकलौती बहन है तो एक ही है, तो वो क्या होगी, माँ होगी, यानी कि दयम्मा की माँ। जो इस लाइन का मतलब है वो क्या मतलब बन जाता है, इस लाइन का मतलब बन जाता है कि दयम्मा की माँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दयम्मा की माँ। ठीक है, वो इस लाइन का मतलब है। आगे मेरे पिता की, यानी कि किसके पिता की, जयम्मा के। ठीक है, जयम्मा बोलती है ना मेरे पिता की, जयम्मा की पिता, जयम्मा के पिता की पत्नी, यानी कि जयम्मा की माता है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है ये जयम्मा की माता है। इस क्वेश्चन जो ये लाइन दे रखी है इसका मतलब ये दयम्मा की माँ जयम्मा की माता है। तो ये क्या हो जाएगा, दयम्मा की माँ जयम्मा की माँ है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर से, कथन एंड निष्कर्ष से। तो इसको भी हम क्या करेंगे 150 रूल से करेंगे। ये हमारा 100 होगा, ये 50 होगा। ठीक है, ये 50 और ये 50 होगा, इनमें रिलेशनशिप बनेगा। कॉमन क्या है, स्वान है, और ये दोनों की वैल्यू क्या है 50-50 है। किसी एक की वैल्यू होनी चाहिए थी 100 जो कि नहीं है, तो इनमें रिलेशनशिप आपस में नहीं बनेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और जो हमारे दो स्टेटमेंट दे रखी है वो पॉजिटिव है, और कंक्लूजन क्या नेगेटिव। तो ये कुछ गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए था। एक तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं कंक्लूजन पे। सम स्ट्रोक, यहाँ इसकी वैल्यू 50 और यहाँ पे भी 50। सम स्ट्रोक्स आर डक्स, यहाँ पे स्ट्रोक्स है और ये डक्स है। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक्स है वो क्या है, नीचे है, और जो डक्स है वो कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ से हम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते ना, क्योंकि यहाँ पे इनमें रिलेशनशिप नहीं बन रहा था। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। M is taller than B. M B से लंबा है, B is taller than F, but not as tall as H. B F से लंबा है लेकिन H जितना लंबा नहीं है। H is taller than G but is not the tallest. जो H है वो G से लंबा लेकिन सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट G is not as tall as F. जो G है वो F जितना लंबा नहीं है। Who is the tallest among the given children? जो दिए गए बच्चे हैं उनमें सबसे लंबा कौन है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, जो M है वो B से लंबा है। जो M है वो किससे लंबा है, B से लंबा है। ठीक है, B से लंबा हो गया। जो लंबा है वो हमने ऊपर लिख दिया, जो छोटा है नीचे लिख दिया। अब बोलता है B F से लंबा। जो B है वो लंबा है F से। ठीक है, लेकिन H जितना लंबा नहीं है, यानी कि H इससे लंबा है। B F से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना H है, तो यानी कि H क्या होगा, B से लंबा होगा। अब H G से लंबा है। जो H है वो लंबा है किससे, G से, यानी कि G कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो H क्या है, वो G से लंबा है।
लेकिन सबसे लंबा नहीं है। जो एच है वो सबसे लंबा नहीं है, इससे ऊपर क्या हो सकता है, ये एम हो जाएगा, ठीक है ना। जो एम है वो बी से लंबा है और एच भी बी से लंबा है, बट सबसे लंबा एच नहीं है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जी एफ से लंबा नहीं है, जो जी है वो एफ से लंबा नहीं है, यानी कि एफ से छोटा है, तो जी कहाँ पे आएगा, एफ से छोटा नीचे आएगा। दिए गए बच्चों में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा यही तो है, एम। ठीक है, आसान था ये वाला भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3 एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है। यहाँ पे भी हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। आंसर क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव में आने चाहिए, और दोनों ही जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव में हमें गिवन दिए हुए हैं, ठीक है, गिवन है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 100 और 50 ऑल के लिए, यहाँ पे भी ऑल है तो यहाँ पे भी 150 हो जाएगी। अब देखना है कॉमन कौन सा है, कॉमन क्या है, मार्बल है, और एक की वैल्यू 100 है, तो इनमें आपस में ऊपर नीचे हम जा सकते हैं, रिलेशनशिप बन रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे यहाँ वैल्यू 50 है और यहाँ पे भी 50 है, सेकंड वाले में 50 और फर्स्ट वाले में 50 है और सेकंड वाले में 50 है। आपस में ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा और ये वाला भी हमारा ठीक हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। फ्यू फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो वॉचिंग अ प्ले। कुछ मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए एक नाटक देख रहे हैं। पंकज इज सिटिंग एट द 9th सीट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। पंकज बाएं छोर से 9वें स्थान पर बैठा है। हरीश इज सिटिंग एट द 16th सीट फ्रॉम द राइट एंड। हरीश दाएं छोर से 16वें स्थान पर बैठा है। गणेश हु इज सिटिंग सेकंड टू द पंकज राइट इज सिटिंग ऑन द 11th सीट फ्रॉम द राइट एंड। गणेश जो पंकज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा है। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द रो। जो रो है उसमें कितनी सीट्स है वो हमें बताना है। तो कुछ मित्र हैं एक सीधी लाइन में बैठे हैं, एक नाटक देख रहे हैं। जो पंकज है, पंकज बाएं छोर से लेफ्ट से 9th स्थान पे बैठा है। जब मैं यहाँ पे इसको पंकज को बैठा देता हूँ, कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो हरीश है वो दाएं छोर से 16 नंबर पे बैठा है। जो हरीश है वो हरीश राइट हैंड से कितने नंबर पे, 16 नंबर पे बैठा है। आगे बोलता है जो गणेश जो पंकज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो पंकज का दायां दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पे, ये 9वें नंबर पे, दूसरे नंबर 2 स्थान इस तरफ है, तो ये 11वें नंबर पे हो जाएगा। कहाँ से, लेफ्ट से, कौन, गणेश, ठीक है। दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, क्या है, जो गणेश है वो पंकज के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पंकज के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ हो गया, और क्या है, ये दाएं छोर से यानी कि राइट से, राइट से कहाँ पर है, ये कौन से नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। यानी कि ये लेफ्ट से भी 11 नंबर पे है और ये राइट से भी 11 नंबर पे है। तो क्या होगा, जब लेफ्ट से दूसरे नंबर पे होता है और राइट से भी दूसरे नंबर पे होता है, तो टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। देखो 1 2, यहाँ से भी ये पहला दूसरा और नीचे से भी पहला दूसरा, तो टोटल 3 होते हैं। तो क्या करते हैं, 2 जमा 2 घटा 1 कर देते हैं, यानी कि 4 घटा 1 3 हो जाता है। ऐसे ही ये 11 नंबर पे है लेफ्ट से, और राइट से भी 11 नंबर पे है। तो इसको क्या करेंगे, 11 प्लस 11 माइनस 1 कर देंगे। तो 11 और 11 22, 22 माइनस 1 क्या होता है, 21 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्टूडेंट है हमारी अन्नू यागिक, उसकी प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्व करते हैं। पवन बोट 4 डजन एप्पल्स एंड 3 kg ग्रेप्स। पवन ने 4 दर्जन सेब और 3 kg अंगूर खरीदे। अ डजन एप्पल्स कोस्ट ट्वाइस एज मच एज 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 1 दर्जन सेब की कीमत 1 किलो अंगूर से 2 गुनी है। इफ 5 kg ग्रेप्स कोस्ट 450 रुपीज। यदि 5 किलोग्राम अंगूर की जो कीमत है वो 450 रुपए है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय पवन ऑन बाइंग एप्पल्स एंड ग्रेप्स एज मेंशन्ड अबव। तो हमें बताना है जो पवन ने एप्पल और जो ग्रेप्स परचेज करे हैं उनकी जो कीमत है वो कितने रुपए है। तो यहाँ पे देखते हैं उसने क्या परचेज किया। उसने परचेज किया है 4 डजन एप्पल प्लस 3 kg ग्रेप्स, ये उसने परचेज करे हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो अ डजन एप्पल कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज 1 kg ग्रेप्स, यानी कि
1 केजी ग्रेप्स जितने के आते हैं ना, उससे दुगनी कीमत का क्या आता है, 1 डजन एप्पल आते हैं, 2 गुनी कीमत के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 1 केजी ग्रेप्स की जो कीमत होगी वो कीमत किसके बराबर होगी, 1 डजन एप्पल के डबल के बराबर होगी, जो कि जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बोलता है कि 5 केजी ग्रेप्स है, उसकी जो कीमत है वो क्या है, 5 केजी ग्रेप्स की कीमत हमें दे रखी है 450 रुपये। अगर 5 केजी की 450 रुपये है तो 1 केजी ग्रेप्स की कितनी हो जाएगी, 1 केजी ग्रेप्स की हो जाएगी 90 रुपये हो जाएगी, 5 नहीं 45, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पता लग गया कि जो 1 केजी ग्रेप्स है उसकी 90 रुपीज़ है, जो तो यानी कि जो ये 1 केजी ग्रेप्स है इसकी जो है वो 90 रुपीज़ है। तो क्या होगा, ये कितने की हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180 रुपये का, क्या, 1 दर्जन एप्पल। ठीक है, जो 1 डजन एप्पल है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, जो कीमत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 180 रुपये हो जाएगी। अब हमें बताना है कि टोटल हमें पता लग गया 1 केजी की कितनी है, 90 रुपीज़ है, और 1 डजन जो एप्पल है उसकी कितनी कीमत है, 180 रुपये है। तो यहाँ पे जो एप्पल कितना खरीदे उसने, 4 दर्जन। हमें पता है 1 दर्जन की 180 है, तो 4 दर्जन की कितनी हो जाएगी, 4 गुना 180 कर देंगे, प्लस 1 केजी जो ग्रेप्स है वो कितने रुपए के, 90 रुपए के। तो 3 केजी कितने हो जाएंगे, तो 3 गुना 90 यहाँ कर देंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि 4 गुना 180 जमा 3 गुना 90, तो ये क्या हो जाएगा, 18 चौके 72 होता है, यानी कि 720, और ये 3 नीम 27 होता है। ठीक है, अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0, 7 और 2 9, 7 और 2 9, जो कि 990 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में हमें गिवन है। यही हमारा क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेजेस ऑफ द बिलो फिगर विथ व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एज शोन बिलो। ये क्या है, एक क्वेश्चन इमेज दे रखी है और हमें बताना है कि अगर हम यहाँ पे मिरर रखते हैं, ठीक है, राइट में, तो कौन से ऑप्शन में होगा। अगर हमने यहाँ पे मिरर रखा तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, तो यहाँ पे ये ऐसी बनेगी और यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसे करके आएगी। तो हम ये इमेज पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में काफ़ी नीचे नहीं है, और फोर्थ वाले में भी नहीं है। तो ये क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Select the Venn diagram that correctly represents the relationship between the classes below. Venn आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। गोट्स, एनिमल और हॉर्सेस। तो यहाँ पे क्या है, गोट भी एनिमल है और हॉर्स भी एनिमल है, तो ये इन दोनों के अंदर आएंगे, एनिमल के अंदर। और जो ऑप्शन सेकंड है वो सही आ रहा है, ये ऊपर क्या एनिमल हो जाएगा और नीचे गोट्स और हॉर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विल बी द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में इस क्वेश्चन को निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये लेटी हुई लाइन होती है ना, ये वाली 1 2 3 और एक ये 4, इनको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितनी लाइन है, ये 4 लाइन है, 1 2 3 और एक ये 4। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस n की वैल्यू 4 है यानी कि इवन है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 2n प्लस 1/8, यानी कि इवन है। इवन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे 4 की जगह ओड होता है, यानी कि 5 होता या 3 होता, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाते, सेम यही फार्मूला होता। इसमें n इंटू n प्लस 2n प्लस 1, यहाँ सिर्फ -1 और कर देते और सेम उसको 8 से हम डिवाइड कर देते। तो यहाँ हमें बताना है n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसमें पुट करते हैं n की वैल्यू, तो ये 4 जमा 2, ठीक है, और ये 4 2 8 जमा 1 बन जाएगा, और यहाँ बटे में क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 गुना 6 गुना 9 बटे 8, ये 4 दूनी और ये 2 दिया, तो 9 दिए 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। यहाँ n इक्वल टू 4, यानी कि जितने लाइन होगी हमारी ये वाली,
वो n के बराबर होगी और n की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, अगर इवन है तो और ओड है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड हिज सन इज 52। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:1, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 2 ईयर्स। एक माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 है, यानी कि दोनों की जो एज है उनका जो जोड़ है वो 52 साल है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ इस पे क्या कर सकते हैं, इसको 3x और इसको x लिख सकते हैं। ये उनकी उम्र हो जाएगी, एक की उम्र 3x हो जाएगी और एक की उम्र x हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच में हमें अंतर बताना है कि अंतर क्या होगा। तो जैसा कि इन दोनों का जोड़ 52 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों की उम्र एक 3x है और एक x है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं 3x और x को। ये किसके बराबर हो जाएगी 52, जो कि उनका दोनों का जोड़ है, हमने जोड़ दिया इनको। तो यहाँ पे 3 और 1 4x बराबर 52 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 52 को 4 से भाग करते हैं तो 13 आता है, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब यहाँ इसमें पुट करते हैं तो 3x है, 3x गुना 3 13, x की वैल्यू 13 है ना, तो 13 3 39 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू 13, जो कि 13 हमारा आया ही है यहाँ पे। अब ये बोलता है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा 41 इसकी मदर और ये 15, ठीक है। 2 साल के बाद उनकी आयु के बीच का अंतर बताना है, तो इनका हमें डिफरेंस बताना है। 41 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, जो कि 26 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। इफ द साइन मल्टीप्लाई interchanged with divide and minus is interchanged with plus, then what will be the value of the expression below। नीचे जो दिया है उसमें हमें बताना है कि अगर ये दोनों को आपको इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि गुना को भाग बना दिया जाए और भाग को गुना बना दिया जाए, ऐसे ही जमा को घटा कर दे और घटा को जमा कर दे, तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे 80 है, गुना को क्या बनाएंगे भाग बनाएंगे और भाग को क्या बनाएंगे गुना बनाएंगे, माइनस को प्लस बनाएंगे और प्लस को माइनस बनाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ भाग है, भाग को हटाएंगे तो गुना लाएंगे तो 1/4 बटे में आ जाएगा 3 और इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जमा 3 आएगा। अब इसको करते हैं तो 4 दूनी 8, यह 20 पे जाएगा और 20 दिया क्या होता है 60, 60 जमा 3 63 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शोइंग अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, बंकू सेड। एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए बंकू ने कहा, दिस गर्ल इज माई फादर्स मदर्स इन लॉज हस्बैंड्स ओनली डॉटर्स डॉटर। बंकू ने क्या कहा, यह लड़की मेरे पिता की सास के पति की इकलौती बेटी की बेटी है। हाउ इज बंकूज मदर रिलेटेड टू द गर्ल इन फोटोग्राफ। तस्वीर में जो लड़की दिख रही है वो बंकू की माँ का क्या संबंध है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, बंकू ने कहा, किसको कहा, एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या कहा, यह लड़की जिसकी वो तस्वीर दिखा रहा है, तो ये क्या कहता है, मेरे पिता, यानी कि बंकू के पिता, और बंकू के पिता की सास, बंकू के पिता की सास कौन होगी, जो बंकू की मदर होगी, और मदर की मदर यानी कि बंकू की नानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंकू की नानी, और बंकू की नानी के पति कौन होंगे, बंकू के नाना, ठीक है। बंकू के नाना की इकलौती बेटी कौन होगी, इकलौती बेटी क्या हो जाएगी, उसकी मदर हो जाएगी बंकू की, नाना की इकलौती बेटी खुद मदर हो जाएगी, और उस मदर की बेटी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यानी कि ये जो यह लड़की है वो क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, किसकी, बंकू की, ठीक है, बंकू की बहन है। तब इसने पूछा है कि तस्वीर में दिख रही लड़की से बंकू की माँ, ये बंकू की बहन है तो बंकू की माँ इसकी माँ लगेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा रिपीट कर सकता है। और हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, इन द गिवन फिगर बिलो द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स येलो कलर्ड व्हीकल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स कार्स एंड द सर्कल रिप्रेजेंट्स डीजल व्हीकल। सेलेक्ट द लेटर दैट रिप्रेजेंट डीजल कार्स दैट आर नॉट येलो, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज पीले रंग के वाहनों का प्रतिनिधित्व करता है। जो त्रिभुज है वो क्या करता है, पीले रंग के वाहन, यानी कि पीले रंग के वाहन, ठीक है, व्हीकल। आयत क्या करता है, आयत कारों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो आयत है वो रेक्टेंगल वो कारों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो वृत्त है वो डीजल के जो व्हीकल होते हैं, डीजल वाले जो व्हीकल है उनको प्रतिनिधित्व करता है।
अब ये बोल रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो डीजल कारों का प्रतिनिधित्व है जो पीली नहीं है। डीजल क्या है ये, ठीक है, और कारें क्या है ये, तो ये क्या बनेगा, ये वाली चीज बनेगी, ठीक है। अब इसने पूछा कि जो पीली नहीं है, जो पीली है वो क्या है, ये पीली है, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है, तो क्या बचा, एफ बचा, जो कि हमारा आंसर होगा। ये वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें दिया है सिलेक्ट द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। ए बी सी डी, यहाँ पे ए जो फ्लावर है ये पोट में रखे हुए हैं, यहाँ पे भी पोट में रखे हुए हैं, और डी में भी पोट में रखे हुए हैं, ये पोट में नहीं है, और ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द term that is related to term 3 in the same way as term 2 is related to term 1। उस पद का चयन कीजिए जो पद 3 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पद 2 पद 1 से संबंधित है। मीन शेलफिश, जो मीन होता है शेलफिश, ठीक है, और जो ग्रीडी है वो किससे रिलेट करेगा वो हमें बताना है। यहाँ पे आपकी जो इंग्लिश वोकैब है उसका भी पता लगेगा कि कैसी है। तो यहाँ पे जो डिसीटफुल होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे मीन सेल्फिश से रिलेटेड है, ऐसे ही ग्रीड किससे रिलेट होगा वो हमें बताना है। जो डिसीटफुल होता है वो होता है छल, इसको बोलते हैं हिंदी में छल बोलते हैं, जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, छल से। तो यहाँ लालची छल से तो मतलब ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। शोवी का मतलब क्या होता है, जो दिखावा करता है, दिखावट, ठीक है, जो दिखावा करता है, तो ये भी नहीं होगा। कोवेटस का मतलब क्या होता है, ये होता है लालची, जो कि सही आंसर है। और इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, दरिद्र, इसका मतलब क्या होता है, दरिद्र। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज की प्रैक्टिस आपको आई होप अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप अपना स्कोर्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 20 हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर आउट ऑफ 20 हियर, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि स्टडी ही है जो सेल्फ स्टडी है डेडिकेशन के साथ जो आपको नौकरी दिलाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।